अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद हाजी अली, सोशल मीडिया पेज बोल हैदराबाद बोल और फेसबुक व्हाट्सएप पे एक्टिविस्ट। मैं आज मुगलपुरा पार्टी हेडक्वार्टर कुल हिंद मंजलिस इनकलाब मिल्लत यानी AIMIM इनकलाब पार्टी के हेडक्वार्टर मुगलपुरे में आया हुआ हूँ और यहाँ पर सैयद हामिद हुसैन शुतारी साहब से मुलाकात हुई और पार्टी के सदर सैयद तारक कादरी साहब से भी मुलाकात हुई। अब मैं जिस ऑफ़िस में बैठा हूँ वो सैयद तारक कादरी साहब की ऑफ़िस है। मैं उनसे कुछ गुफ्तगू बातचीत करने के लिए आया हूँ और वो बातचीत सोशल मीडिया पे उसको डाल रहा हूँ। सबसे पहले तारक कादरी साहब से मैं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दूंगा। हमारा हिंदुस्तान आज आज़ाद होकर पूरे 75 साल हुआ है। हम लोग 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस मना रहे हैं और आप एक एडवोकेट भी है और मशहूर व मारूफ शख्सियत भी है शहर हैदराबाद में। आपसे मेरी एक बात पूछना था। मैं एक पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े सोशल स्टडीज़ में, आगे चल के 8 9 में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े। पॉलिटिक्स को लेकर, सियासत को लेकर सुने और उसका तजुर्बा भी करें। उसके तजुर्बे के हिसाब से हम इलेक्शन में वोट भी करें। बल्दिया इलेक्शन में भी वोट करें, हम असम्बली इलेक्शन में भी मैं वोट करा और MP इलेक्शन में भी वोट करा। हाल ही में गया इलेक्शन, ग्रेजुएट इलेक्शन, एज ए ग्रेजुएट मैं उसमें वोट करा। तो मैं एक चीज़ सवाल करना चाह रहा था। मेरे नॉलेज में 2010 से 2009 से जब से मैं पॉलिटिक्स में को देखा हूँ, तब से एक जमातों में और एक जमात दिखी जो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात दिखते आई। अब कुछ 2 साल से एक और जमात दिख रही है जो है कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत यानी AIMIM इनकलाब। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रियासत तेलंगाना में और शहर हैदराबाद में मजलिस पहले 2 किस्म के मजलिस के नेम से जमातें थे। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी और दूसरी जो है मजलिस बचाओ तहरीक। अब ये तीसरी आई और एक जमात आई जो है ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत, जिसका फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन जो है शॉर्ट फॉर्म AIMIM है, लास्ट में इनकलाब लग रहा। तो उसके ताल्लुक़ से मैं आपसे ये गुफ्तगू करने को आया हूँ कि साहब ये जो जमात बनी इनकलाब मिल्लत, ये किस बेस पे बनी और इसका क्या मकसद है, क्या इसका एम है, और सेम दूसरी पार्टी के नेम के मुताबिक AIMIM के मुताबिक इस तरीके की जमात बनी। इसका बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा क्यों ये पार्टी बनी? नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो यकीनन 60 साल से 65 साल के अरसे से यहाँ पर काम कर रही है और उनका मंशूर आज तक आवाम में उसका ज़िक्र नहीं किया गया। अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के क़याम के साथ ही हमने अपना पार्टी मंशूर का इजरा किया और वो जो काम नहीं किए हम वो काम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आप का सवाल ये था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपके मजलिस इनकलाब मिल्लत में क्या फ़र्क है। आप नाम ही से हमारे फ़र्क आया होता है, ज़ाहिर होता है। इनकलाब है, जमूत से हटकर है। तो ये मैं अगर ये बतलाता चलूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, अगर मैं खुले अंदाज से नादरीन या सुनने वालों के कानों तक ये बात पहुंचाऊं कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि जिसके से वोट लेते हैं
उन्हीं के वोटों के वज़न को कम कर दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसीज़ ने। उसके लिए मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये हालिया बल्दिया के इलेक्शंस में जब डिप्टी मेयर का मसला आया, तो डिप्टी मेयर के लिए आप पिछले जो इलेक्शंस में जितने सीट्स लाई थे 41 आप इस साल भी लेके आए। उस वक्त आपका डिप्टी मेयर था, अब क्या आपका डिप्टी मेयर नहीं था। तो ये क्या आप ये इख्तियार हम मुसलमानों को बाइख्तियार बना रहे, एम्पावर कर रहे हैं आपकी ये एक्टिविटीज़ से। और कमाल ये है कि आपने असद वजी साहब ने ये ऐलान किया कि हम जो है हमको ऑफ़र दिया गया था टीआरएस की तरफ से कि डिप्टी मेयर का, मगर हमने छोड़ दिया है। नहीं भाई, कोई सवाल करने वाला ये सवाल करेगा कि क्यों छोड़ा, किसके अवज़ छोड़ा, जबकि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर का ये बयान है कि हम कोई मामलतदारी नहीं किए। असद साहब वो लोग को हम कोई तयक़ुद नहीं दिए कि कोई ऑफ़र नहीं दिए कि हम उनको डिप्टी मेयर देंगे। वो खुद ही जो है इसमें रेस में शामिल नहीं हुए। तो पता ये आप तो हर स्टेज पर ये बोलते हैं कि मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने के लिए आप लड़ रहे हैं, तो ये इख्तियार कैसा है? आपको डिप्टी मेयर का पोस्ट मिल सकता था, आप इसका जवाब देंगे। और मैं पिछले 7 साल के अरसे में असद साहब आपकी और आपके मजहबी कोटरी या टोला कहूँ, तो टोले के ताउन से चंद्रशेखर राव साहब ने 7 मसाजिद को शहीद किया और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को 2017 से इलीगली लॉक करा। और आप एमपी होते हुए, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर रहते हुए, आपने कभी ये एतराज़ किया? या आपके लीडर ऑफ अपोजिशन अकबर ओवैसी साहब या आपकी पार्टी के कोई फर्द ने असेंबली में ये मसला उठाया? गैर कानूनी काम है। और वो रिकॉर्ड रूम का लॉक की कलेक्टर के पास, और कलेक्टर भी नहीं रख सकता उसूलन। कलेक्टर साहब का भी काम था कि मैं नहीं रख सकता, ये गैर कानूनी है। कि कानून की हुक्मरानी, इज देयर अ रूल ऑफ लॉ? कानून की हुक्मरानी है या शहंशाहियत है? और कमाल ये है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि मुअज़्ज़ज़ इमाम और मुअज़्ज़िनीन साहिबीन को तनख्वाह दी जाए। उस पर अमल करते हुए दिल्ली की हुकूमत देती है, और बेशतर रियासती हुकूमतें 19,000 रुपये तनख्वाह दे रही है मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबीन को, और मुअज़्ज़म साहिबीन को 16,000। और आपके पास, आपकी क़ियादत में, आपकी साझेदारी में, अलायंस में 5,000 रुपये नजराना क्यों साहब? इमामों को तनख्वाह क्यों नहीं? सर, फिर आपकी जानिब से मजलिस इनक़िलाब मिल्लत, आपकी ये जो नई जमात है, उसके जानिब से आप हुकूमत से क्या रिप्रेजेंटेशन अब तक करे ये वक्फ़ की ज़मीनों को लेकर? और तेलंगाना सेक्रेटरीट के अंदर जो मस्जिदें शहीद कर दी गई, मुनज़्ज़म कर दी गई, वो मस्जिदों के ताल्लुक़ से, और दूसरे वक्फ़ अराज़ी पे जो कब्ज़े चल रहे हैं इमाम साहब के तनख्वाहों को लेकर, आपका क्या उसमें तवक़ुन रहा है? आपका क्या किरदार रहा है हुकूमत से नुमाइंदगी करने में? मैं ये बताना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे जबकि कांग्रेस की हुकूमत भी थी, तो सूफ़ी एकेडमी के नाम से हम जो है, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस सूफ़ी एकेडमी का, आज भी हूँ। तो उस एकेडमी के नाम से हमने कई बार दरख्वास्तें दी। अब जब ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाबी मिल्लत का क़याम आया, उसके बाद भी हमने जो है कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया इन मुद्दों पर, इन इश्यूज़ पर। और कल ही की बात है, फ्राइडे के दिन हमने 4 दरख्वास्तें चेयरमैन साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम पर दी हैं। जबकि हम पहले गवर्नर साहब को भी लिख चुके हैं इमामों की तनख्वाह के ताल्लुक से, सीएम साहब को भी लिख चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिख चुके हैं। और हमने कल ये दरख्वास्त में ये जिक्र किया है कि अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम केस दाखिल करेंगे। हम वाज़ेह तौर पर जिक्र कर चुका है। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को भी खोलने के लिए फौरी एक्शन लेने, वरना हम उसमें भी हम कोर्ट को जाएंगे। तीसरी जो है, जो वक्फ़ी जायदादों के ताल्लुक से जो सर्द महरी, जो उसके ताल्लुक से रेवेन्यू जनरेट होने का नहीं हो रहा है, क्यों?
इसलिए नहीं हो रहा है कि बागायम का जो 6 मंजिला बिल्डिंग 11 साल से खाली है, 62 करोड़ रुपीस खर्च करके आप अपनी जायदाद को ऐसे रखते थे। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स जवाब दे हैं हम मुसलमानों को कि 62 करोड़ खर्च करके आप 11 साल से खाली रखे 2 करोड़ रुपए जो है उसका नुकसान हुआ है। अगर वो एक फ्लैट रेट भी लिए तो 11 साल पहले लुलू कंपनी के ओनर डायरेक्टर्स ने 1,80,000 रुपये माहाना किराया देने का ऑफर किया था। और ऐसे कमर्शियल जगह पे आप हमारे भी इत्तलात ये हैं कि कोई एमएलए साहब मजलिसी के इंटरेस्टेड हैं वो बिल्डिंग में, तो क्या ये आप ऐसे अच्छी जगह कमर्शियल जगह उसको क्यों नहीं आप। और कमाल ये है कि टेमरिज के ऑफिस भी मुंतकिल कर सकते थे, बंजारा हिल पे ऑफिस को यहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल में नहीं ला रहे। आप लोग करना नहीं चाहते। उसी अंदाज में आगापुरे में आगापुरा वक्फ कॉम्प्लेक्स 21 साल से खाली है। 6 मंजिला बिल्डिंग 21 साल पहले 80,000 रुपये किराया था। अगर आज का वही रेट पे बगैर एस्केलेशन के कैलकुलेट तो 2,10,01,000 रुपये का लॉस होगा। ये वक्फ बोर्ड क्या करा, वहाँ पर भी इस वजह से एक्शन नहीं लेता। वक्फ बोर्ड के असद साहब अकबर वैसी साहब के पुपेरे भाई हैं मुतवल्ली साहब। तो ये क्या वक्फ की बर्बादी है, इनकम जो है वक्फ की जो है मुतासिर करते जा रहे हैं। और मैं तो सिर्फ 3 किलोमीटर के रेडियस में बोल रहा हूँ। ये गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, आगा दाऊद साहब कॉम्प्लेक्स, आगापुरा कॉम्प्लेक्स और आपके डॉक्टर विजात रसूल खान का जो कॉलेज है उसके सामने 400 गज 30 साल से खाली है। और आपके मुइन मंजिल 35 साल से खाली है। अरे 1925 स्क्वायर यार्ड सोना ने हीरा जगह हैबिट्स पे। ये कोई ऐसा दिखता है कि जो पूछने वाला नहीं है। और हमारे सीएम साहब ने आज तक कभी रिव्यू मीटिंग लिया। और कमाल ये है कि इमामों और मुअज़्ज़ज़ इमाम और मुअज़्ज़िनीन साहिबीन को तनख्वाहें जो 5,000 रुपये नजराना दे रहे हैं। और वही सीएम ने अर्चकास के लिए 2018 में एक जियो इशू किया कि उनको सेक्रेटेरिएट के सेक्शन ऑफिसर के ममासिल तनख्वाहें दी जाए। हम उसकी तायद करते हैं, मजहबी लोगों को उनके खिदमात पर तनख्वाहें दी जानी चाहिए, उनकी तायद करते हैं। आप तो बोलते हैं आप और आपके साथ जो मजहबी जो ग्रुप है, टोला है, वो तो बोलता है सीएम साहब हिंदू मुसलमान को एक ही आंख से देखते, 2 आंख है, तो फिर एक आंख में कुछ फ़र्क कैसा है। ये सवाल उठता है ना। या फिर आप लोग ना बोर्ड पूछा ना ना क्या हमारे सज्जदगान मुतवल्लियान और जाम निज़ामिया काले सैफुल्लाह रहमानी साहब कभी पूछे कितने बार मुलाकातें हुई आपकी। फिर आप लोग अपने चंदे के ताल्लुक से अब इतने अपीलें करते क्या मुअज़्ज़ज़ इमाम और मुअज़्ज़िनीन साहिबीन को पेट नहीं है। आप लोग किधर ले जा रहे हैं मिल्लत को, सिर्फ आप अपना ही। और कमाल ये है, मैं यहाँ बोलना ज़रूरी समझता हूँ, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपील की थी कि पिछले बार कि अगर रमज़ान में आप जो ज़कात दे दीजिए हैं कोविड के सिलसिले में, तो आइंदा ये साल की एडवांस में दे दीजिए हमारे मदरसे को। आपको उनके लिए अपील करना आया खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, ये मुअज़्ज़ज़ इमाम और मुअज़्ज़िनीन साहिबीन की तनख्वाह के लिए याद दिलाना नया कितने बार मिले आप पिछले 5 साल में 7 साल में। कोई मशाइख पूछा, कोई जामिया निज़ामिया का कोई शख्स पूछा, तो आप हमारा हक तलफी क्यों कर रहे हैं। हम ये मसाइल उठाना चाह रहे हैं आवाम के सामने। और वही तनख्वाहें माइनॉरिटी कॉलेजेस में हैं, जो जुल्म हो रहा है मुलाजिमीन पर, जो लेक्चरर्स पर, जो बच्चों पर, तो हम वो भी मसाइल उठाना चाह रहे हैं। हम ये आपके ज़रिए खादरी साहब से एक और सवाल करूँगा। तारक खादरी साहब काफ़ी अरसे से पिछले 2020 के लॉकडाउन यानी 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था पूरे इंडिया भर में। उससे पहले से तारक खादरी साहब जैसो यूएस गए थे, अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में आप जैसो आपके क्या ताल्लुक़ से आपका तासुरात क्या थे, आपके क्या है तासुरात वहाँ पे जो अमेरिका में आप थे, वहाँ पर क्या आपके तासुरात रहे। और पार्टी की जानिब से आप अमेरिका में एज ए यूएस में वहाँ पे भी इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे भी वहाँ के इंडियंस को आपने कुछ पार्टी के प्रमोशन के लिए कुछ पब्लिसिटी के लिए कुछ बोले हैं या कुछ करे हैं, तो आप बताना चाहेंगे हमारे पेज के ज़रिए, हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए।
सोशल पेज के ज़रिए। आपका सवाल बहुत वसी तर है, और इसको मैं फिल वक्त सिर्फ दो इश्यूज़ की हद तक मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ। एक ये है कि मैं 45 डेज़ के टिकट पर अमेरिका गया था। ये कोविड की वजह से मेरे को जी ठहरना पड़ा, जी कुछ ऐसे हालात हुए कि ठहरना पड़ा, और अब जी 28 जुलाई को यहाँ वापस आया। 2021 2021 है। जी, तो 1 साल के ऊपर। जी 1.5 साल से ज़्यादा जी अरसा हुआ। तो मैं वहाँ पर दो चीज़ें जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहरियों, मुल्क के शहरियों से मैं एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के लिए वो बतलाना चाह रहा हूँ। सबसे अहम बात ये है कि हमारे जो वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प का, मैं रहने के वक्त ही इलेक्शंस हुआ था, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के ज़माने में जो इंडियंस तकरीबन 14 या 15 एडवाइज़र्स हैं, टॉप के एडवाइज़र्स जी प्रेसिडेंट जी ट्रम्प की टीम में, और एडवाइज़र्स को चूँकि यूँ ही सेलेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें अपने फील्ड के माहिर रहे तो ही सेलेक्ट किया जाता है। वैसे ही प्रेसिडेंट जो के ज़माने में टीम में भी तकरीबन 14 एडवाइज़र्स हैं इंडियन। तो ये तारीफ होती है यहाँ के हिंदुस्तानियों की तालीम की, और वो तालीम सिस्टम के लिए यकीनन मैं कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जिन्होंने ये तालीम के लिए सिलेबस फिक्स किया है, उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने एक सबसे अहम चीज़ जो नोट की है कि वहाँ पर यूनियन कैबिनेट, अब मौजूदा यूनियन कैबिनेट के 40% के करीब उनके मिनिस्टर्स के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे हो या बच्चियाँ। और यहाँ पर बच्चों, और यहाँ पर जो है, अगर हिंदुस्तान में वही हमारे पास वो तालीम में सिर्फ डिवाइड करने, डिविजिव पॉलिसीज़ के तहत हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मैं बहैसियत शहरी, बहैसियत मुल्क के वफ़ादार, इस्लाम ये तालीम देता है कि मुल्क से मोहब्बत करना है। तो वो मोहब्बत के उनसर को, एलिमेंट को पेश नज़र रखते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर से ये मुखातिब हो, मैं रास्त ये है, अगर आप इतनी अच्छी तालीम अगर आप अपने बच्चों को वहाँ भेज के दिला रहे हैं, फिर यहाँ के बच्चों के हाथ में लठ, चाकू, तलवार की बात करना किस हद तक वाजिब है, किस हद तक मुल्क की खिदमत है। तो खुदारा इस सिलसिले में गौर कीजिए, और ये डिविजिव पॉलिसीज़ जो है नुकसानदेह है, और इसका जो है हर एक जना नज़ारा देख रहा है। ये दिल्ली में जो पिछले हफ्ते जो मुजाहरा हुआ है, मैं समझता हूँ कि मुल्क की नेकनामी, तरक्की के लिए एक रुकावट है। और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत शहरी, मुझे ये तकलीफ़ पहुँचती है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, बस बहुत हो गया। सब अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह ही के बंदे। और तो हदीस शरीफ में ये वाज़ेह तौर पे है, द बेस्ट अमंग यू इज़ द वन हु इज़ बेस्ट टू द सोसाइटी, तकरीबन उसका ट्रांसलेशन है। तो हम आपको सबके लिए बेहतर बनना चाहिए, सबके लिए फ़ायदेमंद बनना चाहिए, ना कि एक अजियत का माहौल पैदा करके ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ना धर्म की या मज़हब की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत एक और सवाल है साहब, एक और सवाल है। आपकी पार्टी मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी से कितने इलेक्शंस हुए थे? तकरीबन 3 एमपी इलेक्शन भी, एमपी इलेक्शन में तो नहीं थे शायद, असम्बली इलेक्शन गया परसों नागार्जुना का, वहाँ पे आपके एक कैंडिडेट को देखे हम, नूरजहाँ नाम से एक लड़े थे उन्होंने। इससे पहले जैसे हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से ग्रेजुएट इलेक्शन भी लड़े थे उन्होंने। फिर उनको दोबारा बार जैसे असम्बली की सीट की तरफ से भी लड़ाया गया उनको, नागार्जुना सागर की एक सीट पे उनको इलेक्शन लड़ाया गया। और पीछे उससे पहले बल्दिया में कुछ 5 या 6 आपके कंटेस्टेड हुए, सो कॉर्पोरेटर हाँ कॉर्पोरेटर्स भी लड़े। तो आगे आपकी पार्टी की जानिब से दीगर रियासतों में आप इलेक्शन लड़ेंगे, जैसा है कि उत्तर प्रदेश है,
गुजरात है, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे ऐसे रियासतें हैं। तो आप दूसरे रियासतों में भी जाके लड़ेंगे या नहीं तो फिर यहाँ ये पार्टी को यहीं तक ही रखना चाहेंगे? ये तो जो है ये ऐसी बात है, हमारा रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कराया गया तमाम हिंदुस्तान के कराया गया और ऑल इंडिया लेवल पे? ऑल इंडिया लेवल पे। ओके। और स्टेट इलेक्शन कमीशन तेलंगाना के में यहाँ पे इस वजह से कराया गया कि यहाँ के मकामी बल्दियात कॉरपोरेशन वगैरह में इलेक्शन लड़ने के लिए। कमाल की बात यह है कि जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दरख्वास्त दी तो वहाँ पर जब हमारे को रजिस्टर किया गया तो पेपर में दिया गया, उस वक़्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब की कोई तरफ से कोई इतराज़ नहीं किया गया था। और जब हम यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में और बल्दिया के इलेक्शन करीब थे, हम जब अप्लाई किए तो प्रोसीजरली डिले हुआ है इलेक्शन कमीशन में, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए असद साहब ने स्टेट इलेक्शन कमीशन में एतराज़ किया कि एक ही नाम से दो पार्टी, हालांकि एक ही नाम से नहीं है। अब पार्टीज़ को भी ये, मैं एक बात मुकम्मल करूँ कि पार्टीज़ को भी ये इख्तियार आवाम को देना चाहिए कि उनको सेलेक्ट करें। अगर वैरायटी रही तो आवाम भी सेलेक्ट करेंगे, कंपटीशन रहेगा तो उससे आवाम का फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा, स्टेट का फ़ायदा होगा। असद साहब ने एतराज़ किया तो इसकी वजह से हमारे को रजिस्ट्रेशन में देरी हुई, जबकि बाद में जो है सोर्स ऑफ न्यूज़ के ज़रिए यानी सोर्स ऑफ मीडिया के ज़रिए टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ये मालूम हुआ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी पार्टी की तरफ से सेम शॉर्टकट नेम जैसा कि AIMIM आ रहा है, तो आपकी पार्टी को भी AIMIM आ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ लेके आए, कोर्ट में केस हुआ वगैरह, तो उसके ताल्लुक से ऐसो इस तरीके का हुआ। बाद में कोर्ट का जजमेंट आया, बाद में इनकलाब लगा हो गया। तो फिर दूसरे रियासतों में भी आप जैसा यूपी में भी जाएंगे तो अब वहाँ पे भी असद साहब का इरादा है, असदुद्दीन अवैसी साहब का इरादा है कि उन्होंने वहाँ पे भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर आप वहाँ पे भी जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर वहाँ पे भी 2 AIMIM आएंगे, तो फिर वहाँ पर भी ऐसा तरीका पैदा होगा, तो फिर कैसा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें रजिस्टर कर चुका, वी हैव क्रॉस दैट ब्रिज, हम वो पुल पार कर चुके जी। और वहाँ उनका इतराज़ अब रजिस्टर भी नहीं होता कि इसको मौका दिया गया, उन्होंने मौके को अवेल भी फ़ायदा भी नहीं उठाया। अगर उन्होंने ये समझ रहे थे, जबकि स्टेट में बाज़ ऐसे हालात थे कि उन्होंने हमारे को इलेक्शन फ्रे से, इलेक्शन के मैदान से दूर रखना चाहे, उनको खदशा था कि आवाम उनको पसंद नहीं करेगी। खैर वो मेरी राय है कि आवाम को मौका दिया जाना चाहिए कि वो पार्टीज़ को सेलेक्ट करें ताकि आवाम का फ़ायदा हो। आवाम का फ़ायदा होना है, ना कि पार्टीज़ का फ़ायदा होना है। असद साहब इलेक्शन के लिए आप भी मैदान में, हम भी मैदान में हैं, घोड़ा मैदान सामने वाली बात है। आप भी लड़िए, हमारे को भी लड़ने दीजिए। और जहाँ तक यूपी वगैरह में उनको इतराज़ का अब मौका नहीं दिया जा सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जी, एक और सवाल है साहब, आप पार्टी की जानिब से लेके, आपकी इनखिलाफ पार्टी की जानिब से लेके कई एक्शन कमेटियाँ, हर पार्टी में एक कमेटी बनती है, तो आपकी पार्टी से कोई एक एक्शन कमेटी अभी तक निकली नहीं है, जैसा कि स्टूडेंट्स को लेकर या फिर कोई एम्प्लॉयज़ को लेकर, तो आप अपनी पार्टी की जानिब से क्यों इस चीज़ पे तवज्जो अभी तक क्यों नहीं दी है? क्यों पार्टी स्टूडेंट्स विंग्स को अभी तक क्यों नहीं बनाई, और एम्प्लॉयज़ विंग्स को, जैसा कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है, आजकल देखा जा रहा है कि रियासत तेलंगाना में आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को जैसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ख़ास तौर EPF को लेकर, ESI को लेकर। बाद जगहों पे जैसे उनका साल को साल जो रिन्यूअल कराना पड़ता है डिपार्टमेंट में, वो रिन्यूअल बराबर ठीक से भी नहीं हो रहा उनका। तो आप इस मामले में आपकी पार्टी की जानिब से क्या खिदमत देंगे आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ को और ये स्टूडेंट्स को लेकर, जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो लोग को लेकर आप क्या हुकूमत से क्या नुमाइंदगी करना चाहेंगे? आपने जिन मुद्दों को उठाया है, हमने पूरे मुद्दों को कवर किया है। पार्टी ने पूरे मुद्दों के ताल्लुक से जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है,
चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे आउटसोर्सिंग का हो, जो नर्सेस स्ट्राइक हुई, जो डॉक्टर स्ट्राइक हुई है, जो दवाखानों में जो है एक्सरे मशीन्स की कमी हुई है, वो सब ताल्लुक से हमारी नुमाइंदगी हो चुकी है। हमने हत्ता के ट्विटर से ज़रिए गवर्नर साहब को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई है, एक। और दूसरी चीज़, जहाँ तक एडमिशन्स का सवाल है, उस सालों से भी हमारे कई रिप्रेजेंटेशंस है कि जहाँ तक माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुलाजिमीन के साथ में माइनॉरिटीज़ को लेके बढ़ के, और दूसरी भी जगह बताऊंगा मैं। बेगमपेट कॉलेज है, बेगमपेट वुमेंस कॉलेज है, खैरताबाद कॉलेज है, और खैरताबाद बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज है खैरताबाद, और एक जैसो दूसरे और भी नारायणगुड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बीजेआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, सिकंदराबाद कॉलेज है। ऐसे कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज उर्दू और अरबी का लेक्चरर फ्राहम नहीं है, पोस्ट क्रिएट नहीं होता। कई सालों से देखा जा रहा है, कई सालों से अरबिक और के लेक्चरर, उर्दू के लेक्चरर जैसे पोस्ट क्रिएट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को सपोर्ट करना चाहेंगे। दूसरे दर्जे की ज़बान जो बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज, डिग्री में फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, ग्रेजुएशन में सेकेंड लैंग्वेज जैसे अपनी मर्ज़ी से लेना रहता है। कोई उर्दू लेता है, कोई अरबिक लेता है, कोई हिंदी लेता है, कोई तेलुगु लेता है, कोई फ़ारसी लेता है, कोई संस्कृत लेता है। तो उसमें जैसे उर्दू और अरबिक और फ़ारसी संस्कृत को लेकर बहुत नाइंसाफ़ी, ख़ासतौर उर्दू और अरबिक को लेकर। जब हम पढ़ते थे, हमारा ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हुआ। मैं बीजेआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नामपल्ली, जो पहले अब नारायणगुड़े में शिफ्ट हुआ, पहले वो नामपल्ली बाजार घाट कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में था। वहाँ पे भी पोस्ट क्रिएट नहीं था बीजेआर में। तो एज ए ख्वाजा खादरी साहब एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पे वहाँ पर अपने खिदमत अंजाम देते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे। तो हम तब से देख लेते आ रहे हैं, हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तब से आज तक देख लेते आ रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस की हुकूमत में भी पोस्ट सैंक्शन नहीं हुआ, अब टीआरएस की हुकूमत में भी पोस्ट सैंक्शन नहीं हुआ। तो हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि आप हुकूमत पे क्या जोर डालना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर। आप अगर हमारे पार्टी के ट्वीट्स, जिसका मैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया हूँ, इस तरफ तवज्जो दिलाया हूँ। देखिए, आवाम को जो हुक्मरानी मिलती, गवर्नेंस मिलती है, आवाम के सिलेक्टेड नुमाइंदों के ज़रिए से मिलती है। ये तो ये आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसे अशख़ास को असम्बली कौंसिल कुछ भेजें जो उनकी खिदमत कर सकें। इस सिलसिले में मैं आपको सीएम साहब का और अकबर वज़ीर साहब का मुकालमा या बहस या तहनीती अल्फाज जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करे हैं असेंबली में, उस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। सीएम साहब ने ऐलान किया है कि आपके साथ आंध्रा गवर्नमेंट में नाइंसाफ़ी हुई है, मैं उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दे रहा हूँ। अब असेंबली में अपनी दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के बाद फिर डिग्री कॉलेज से उर्दू को बर्खास्त करने का कैसा नहीं, फैसला अब बर्खास्त किया गया है, इसकी रिपोर्ट दी गई है, मुझे मुकम्मिल करने दीजिए, तो उसके बाद आप सवाल कर लीजिए। सियासत में भी जिक्र आया उसका, और मैंने भी सीएम साहब को लिखा है कि असेंबली में तो आपने तयख़ुन दिया, फिर असेंबली में तयख़ुन देने के बाद अकबर वज़ीर साहब बहुत तारीफ़ करने के बाद सीएम साहब की, फिर ये उर्दू को बर्खास्त क्यों किया जा रहा है? ये उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू MA PhD क्या तेल बेचेंगे? उनके लिए क्या मुतबादिल इंतज़ाम किए? आप तो जो है मैं 60 ऑफिसर्स को उर्दू लैंग्वेजेस के अपॉइंट किया, बल्कि बोले, फिर ये कॉलेजेस में से क्यों बर्खास्त किए? कौन पूछने वाला है? इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर कि आप जो है इस लेजिस्लेचर में, आप फ्लोर ऑफ असेंबली में सीएम साहब ने ऐलान किया, उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो अकबर साहब, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ तारीफ़ करते हैं। मैंने ये हत्ता कि ट्वीट में ये भी लिखा कि बागाम के बाजुक रहने की वजह से असेंबली में ऐसा दिखता है कि दो लफ्ज़ में बात हो रही है। अरे आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन, हम ये नहीं चाहते कि आप लड़ते रहें, मगर आप हमारे मसाइल तो उठाएं। आप सिर्फ तारीफ़ करते रहते हो, और सीएम साहब भी आपकी तारीफ़ करते हो। और सीएम साहब ने बारहा कहा, मैं दोनों वैसी बरादरान से बात करके ही कुछ फैसला करता हूँ। तो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का भी शहीद करने में सीएम साहब का, अकबर साहब, असद साहब का ताउन से करे, और मजहबी उलमा से ताउन से करे। फिर उसके बाद मीटिंग्स भी जो है ताउन से, जो है कई बार, 4 बार अभी तक जो है डेट दिए, आज तक जो है फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा गया। ये फिर उर्दू के ताल्लुक से भी वही सख्त रवैया है। तो ये पूछना कौन?
तो आवाम को चाहिए कि आवाम जो है वोट देने से पहले एक ऐसा कंपटीशन पैदा करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें वोट ना दे, उनसे बात करे। आपने क्या किया, सवाल कीजिए। सवाल करने ही में ज़िंदगी है, सवाल करने के लिए तो असेंबली बनाई गई है। वहाँ तो ऐसा देखा मुकालमा लफ्ज़ में मुकालमा चले, ऐसा गुफ्तो शरीद हुई है सब बात। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे में हुकूक क्या है, लेजिस्लेचर की भी तौहीन है। मैंने लेटर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने पर भी असेंबली के स्पीकर से एतराज़ किया था, और हमारा इरादा है कि उसको भी कंक्लूजन पे पहुंचाते हुए कोर्ट में चैलेंज करें। अरे आपका अलायंस पार्टनर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया कैसा जा सकता है? इस अंदाज से आप हमारे वोटर्स के हुकूक को ट्रैम्पल खुदल दे रहे हैं। असेंबली में आवाज़ नहीं उठ रही है। अगर आवाज़ उठती होती तो मक्का मस्जिद के जो फैसला हुआ है उस पे अपील पे आवाज़ उठती होती। अगर लालेर एनकाउंटर के ऊपर आवाज़ उठती जबकि जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जी उनको पैसे देने के। साहब साहब हाँ ये जी। तो इसके ऊपर है, सब्जेक्ट तो हमारा लैंग्वेज को लेकर है, कॉलेज के उस पर है, वो मौजू नहीं है, वो मौजू पे भी आऊँगा मैं। और एक मैं आपसे और एक और सवाल है कि रियासत तेलंगाना जब क़ायम हुआ, टीआरएस हुकूमत आई, केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, 12% रिजर्वेशन यानी 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे मुसलमानों को, 12% माइनॉरिटी मुसलमान माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ यानी उसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, हिंदूज़ को छोड़ के, हिंदू रिलीजन्स को छोड़ के दूसरे माइनॉरिटीज़ को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे। तो तहफ़्फ़ुज़ात में आज तक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिले, तो क्या इनकलाब पार्टी जैसो उस तहफ़्फ़ुज़ात ना मिलने की वजह से उसके लिए क्या इक़दाम करेंगी, कुछ एजिटेशन करेंगी, एजिटेशन जो भी है करेंगी, या एक नया पब्लिक में शोर बेदारी प्रोग्राम रखेंगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या करना चाहेगी 12% रिजर्वेशन हासिल करने के लिए? माशूक के वायदों, लवर्स के वायदों के तरह सीएम साहब भी सिर्फ वायदे देते रहे, वायदे करते रहे। 4 महीने के अंदर शमशाबाद में तकरीर किए, उनका वीडियो भी है कि 4 महीने के अंदर मैं रिजर्वेशन दूंगा। अब कमाल ये है कि फिर जब सवाल उनसे किया गया तो सीएम साहब को इतना इत्मीनान है कि मजलिस क़ियादत, ओवैसी क़ियादत उनके साथ है, मजहबी लोग उनके साथ है, तो उन्होंने जमहूरी इक़दार को पामाल करते हुए, रौंदते हुए, खुंदलते हुए उन्होंने जो सवाल कांग्रेस के टाइम पे 4% रिजर्वेशन था। अब फिर वक्त मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। तो वो सवाल कुरिंदा यानी क्वेश्चनर को ये बोला गया कि मैं तेरे बाप से बोलूँगा। ये तेलंगाना की तहजीब नहीं है सीएम साहब, आपकी भी तहजीब से आपने तहजीब को भी पामाल कर दिया। आप हमारे वायदा हमारे से किए, हमारे बाप को आप मत बोलिएगा, हमारे वालिद मोहतरम को मत बोलिए। आप अगर हमारे वालिद मोहतरम को मिल के बोलना चाह रहे हैं तो फिर आप वापस नहीं आ सकते यहाँ पर। हमारे वालिद तो जो है चले गए, आप सवाल कुरिंदा से बोल रहे हैं तेरे बाप से बोलूँगा, ये तरीक़ेकार है? आप 4 महीने में रिजर्वेशन देता हूँ बोले 12%, कहाँ आए और कितने महीने हो गए? और आप इलेक्शन में आप तीन कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र किया है, उसके लिए इलेक्शन का ऐलान होते 300 करोड़, 1200 करोड़, हर एक कितने करोड़ रुपए रिलीज़ करें। तो सीएम साहब जो है आवाम में की हमदर्दी के लिए इलेक्शन जीतने के लिए जो है फंड रिलीज़ करते हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि आवाम भी जितने अपने एमएलएज हैं उनसे बोलिए ये काम कराइए, या नहीं तो आप रिजिग्नेशन देने का जो है ऐलान कीजिए, ताकि सीएम साहब हमारी तरफ तवज्जो करें। हाँ। एक और सवाल, ये तो था रियासत तेलंगाना की हुकूमत पे। अब मैं आपको